हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है शालाओं एवं शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के संबंध में। इसमें कहा गया है कि विभिन्न स्तर के शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशय है। शालाओं एवं शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण किया जाना छात्र हित में उचित है, इसलिए यह युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। शालाओं का युक्ति युक्त प्रदेश में लगभग बड़ी संख्या में विभिन्न शालाओं का संचालन एक ही परिसर हो रहा है। एक ही परिसर में संचालित निम्न प्रकार के शालाओं का युक्तिकरण बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से किया जाना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही परिसर में संचालित शालाओं का युक्तिकरण होगा। उसका पूरा जो निर्देश है यहाँ पर दिया हुआ है। जितने शाला एक ही परिसर में प्राथमिक शाला है या फिर दो प्राथमिक शाला एक ही परिसर में संचालित है, ऐसे को यहाँ पर युक्ति युक्तकरण किया जाना है। और विभिन्न निर्देश जो है इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का भी युक्ति युक्तकरण किया जाएगा, अर्थात 10 से कम दर्ज संख्या प्राथमिक हो या मध्य पूर्व माध्यमिक शाला हो, इसमें क्या होगा, आपका युक्ति युक्तकरण जाना है। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए कलेक्टर के विवेकाधिकार पर इसको छोड़ा गया है। उसी हिसाब से देखेंगे तो ऐसी शालाओं की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र में 500 मीटर तथा दर्ज संख्या 30 से कम, ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर तथा दर्ज संख्या 10 से कम होता युक्ति युक्तकरण किया जाना है। तो इस तरह से इसका शालाओं का भी दर्ज संख्या के आधार पर युक्ति युक्तकरण किया जाना प्रस्तावित है। कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का युक्ति युक्तकरण, 10 से कम दर्ज संख्या है उन शालाओं का भी युक्ति युक्तकरण किया जाना है। ठीक है, कलेक्टर के विवेकाधिकार पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के लिए वहाँ पर कलेक्टर के विवेकाधिकार पर यहाँ पर सौंप छोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे ऐसे शालाओं की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र में 500, दर्ज संख्या 30 से कम हो और ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर और दर्ज संख्या 10 से कम का युक्ति युक्तकरण किया जाना निर्देशित है। युक्ति युक्तकरण हेतु समिति गठित किया गया है। विकासखंड स्तर पर होगा, जो कि एसडीएम जो है अनुभागीय अधिकारी अध्यक्ष होंगे और विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकास शिक्षा अधिकारी, स्रोत समन्वय और परियोजना अधिकारी इनके सदस्य होंगे। जिला स्तर पर समिति होगी, कलेक्टर इनके अध्यक्ष होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, ये सब इनके सदस्य होंगे। विकासखंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के दायित्व तो यहाँ पर दिया हुआ है। शालाओं को चिन्हांकित करेंगे और यहाँ पर सूचीबद्ध करेंगे। ठीक है, शिक्षकों का भी चिन्हांकित करेंगे, उनको भी सूचीबद्ध करेंगे और रिक्त पदों के शालावार सूची बनाना उनका दायित्व रहेगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर बिंदुवार 1 से 3 तक की सूचियों को जिला स्तरीय समिति को सौंप देगा चिन्हांकित करने के पश्चात, और उसके बाद में शिक्षकों का पदस्थापना अतिरिक्त शिक्षकों वाली शाला में कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखेंगे। ठीक, उसके बाद में रिक्त पदों की संख्या वास्तविक है, कोई भी रिक्त पद छूटा नहीं है, इसकी भी वो लोग पुष्टि करेंगे, प्रमाणित करेंगे। जिला स्तर समिति के दायित्व तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सूची का परीक्षण करेंगे। ठीक, यहाँ पर दिया है शालाओं की जो प्राप्त सूची रहेगी उसका परीक्षण करेंगे और सूची संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित कर देंगे। ठीक है, जो सूची बनेगा उसको लोक शिक्षण संचालनालय को वहाँ पर प्रेषित कर दिया जाएगा। विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त जो लिस्ट सूची होगी उसमें शिक्षक का नाम, पद स्थापना स्थल, विषय और कार्यभार ग्रहण के दिनांक, इन कामों को के आधार पर आपका युक्ति युक्तकरण का पद स्थापना की आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात आगे देखिए आप, रिक्त जो पद न होने के कारण शेष रह गए अतिशेष शिक्षकों को सूची संभागीय आयुक्त संचालक को भेजना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा देखेंगे हम, युक्ति युक्तिकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकित एवं युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया। यहाँ पर प्रक्रिया को पूरा दिया हुआ है। पहले जो समिति होगी विकासखंड के, वो लोग शालाओं को चिन्हांकित करेंगे, फिर एक ही समिति परिसर में संचालित होने वाले समस्त विद्यालयों का भौतिक रूप से वहाँ पर जा करके परीक्षण किया जाएगा। ठीक, भौतिक परीक्षण वहाँ पर होगी। उसके पश्चात क्या है, समिति जो है चाहे पूर्व माध्यमिक हो या हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो, सभी शिक्षकों की जानकारी सूचीबद्ध करेगी और 10 से कम दर्ज संख्या वाले शालाओं की सूची बनाएगी और इसका शालाओं में जो समायोजन होगा निकट की शाला में उसको किया जाएगा।
उस शाला को जब बंद कर दिया जाएगा तो निकट के शाला में उसको समायोजन कर दिया जाएगा। विकासखंड स्तरीय समिति शहरी क्षेत्र के 30 से कम दर्ज संख्या वाले और ग्रामीण क्षेत्र के 10 से कम दर्ज संख्या वाले प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शालाओं की सूची भौतिक परीक्षण कर वहाँ पर बनाई जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, शहरी क्षेत्र के लिए 500 मीटर है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका 1 किलोमीटर यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है। अगला हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कम दर्ज संख्या वाले जो शाला रहेंगे उसके नज़दीक के प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक शाला में युक्तिवरण की स्थिति में अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय का समायोजन कर दिया जाएगा। अर्थात क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो कम संख्या वाले शाला है उसको अधिक संख्या वाले शाला में मिला दिया जाएगा, दोनों को एक साथ कर दिया जाएगा अर्थात समायोजित कर दिया जाएगा। समस्त अभिलेखों एवं सामग्री का संधारण बड़ी संख्या दर्ज वाले विद्यालय संस्था प्रमुख करेंगे। तो उस सारी जिम्मेदारी जो है, जो बड़ा संख्या रहेगा जनसंख्या के अनुसार से उसको सौंपा जाएगा। यदि कोई विद्यालय ऐतिहासिक महत्व का हो और दर्ज संख्या कम हो तो भी इस विद्यालय की युक्तिकरण जो है किसी अन्य विद्यालय में नहीं होगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यदि कोई ऐतिहासिक महत्व का स्कूल है तो उसको भी नहीं किया जाएगा। विद्यालय को यथावत रखने हुए परिसर अथवा निकट के अन्य विद्यालय का समायोजन इस ऐतिहासिक महत्व वाले विद्यालय में किया जाएगा, दूसरे विद्यालय को इसमें समायोजित किया जाएगा। तो इस तरह से इसका नियम बनाया गया है। ठीक है, और देखिए जो समायोजन की गई शाला भवन का उपयोग आवश्यकता अनुसार उसी परिसर में किया जाएगा। ये इसकी शाला का आपका भवन के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। जिस शाला का समायोजन किया जाएगा उस शाला के समस्त अभिलेख और सामग्री जो है समायोजन शाला के संस्था प्रमुख द्वारा शाला में सुरक्षित एवं संधारित रखे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल शाला का समायोजन होगा, उसमें भी आपका समायोजन किया जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल्स हो, आप अच्छे से आप और भी देख सकते हैं। कहना चाहिए कि छोटा जो स्कूल है उसको बड़े स्कूल में समायोजित किया जाएगा, उसको छोड़ करके जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, और जो कम दर्ज संख्या वाले स्कूल हैं उसको बड़े ज़्यादा दर्ज संख्या वाले स्कूल में आपको मिला दिया जाएगा। युक्त किए जाने वाले विद्यालयों की सूची जो है विकासखंड स्तर पर विद्यालयों की सूची तैयार किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष को सौंपेंगे, और वो क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि युक्त वाले योग्य कोई भी शाला छूटा न होना चाहिए। जिला स्तर पर समिति का द्वारा परीक्षण और अनुशंसा किया जाएगा कि कौन सी शाला का किस में आपका समायोजित किया जाए, और निरीक्षण जो है लोक शिक्षण संचालन रायपुर को भेजेंगे। अब जो समिति बनेगा उनके अनुशंसा को जो प्रस्ताव करेंगे उसको लोक शिक्षण संचालन रायपुर को भेजा जाएगा। लोक शिक्षण संचालन जो है शासन को भेजेगा और शासन जो है युक्ति रखे जाने वाले आदेश आपका जारी करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिक्षकों का भी युक्तियुक्तकरण होना है। कैसे होना है, शालाओं के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप अतिशय हुए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यहाँ पर किया, जो अतिरिक्त शिक्षक है उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। किनको, जो शालाओं का युक्तियुक्त किया है ना, उसके फलस्वरूप युक्तियुक्तकृत विद्यालयों से पृथक अन्य विद्यालय जहाँ दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक अतिशेष कार्य है उनका भी युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। तो इस तरह से अतिशय श्रेणी में रखा जाएगा, उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन किस पद्धति पर होगा, इसको यहाँ पर दिखाया है। विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा क्या होगा, 2 से अधिक प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक शाला की संख्या का शिक्षकों के विद्यालय में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशय शिक्षकों की जानकारी सूचीबद्ध होगी। साथ ही समिति के निकट कम दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के अतिशय शिक्षकों की सूची भी तैयार किया जाएगा। उसके अनुसार क्या होंगे, उसके अनुपात में रिक्त पदों की विषयवार आपका सूची तैयार किया जाएगा। और विद्यालय को सूची तैयार करने के पश्चात क्या होगा, जिला स्तरीय समिति जो है अतिशय शिक्षकों की सूची को जो है काउंसलिंग के माध्यम से उसको पदांकन करेगी। ठीक है, ई और टी वर्ग के विषय में भी देख सकते हैं। ई संवर्ग के अतिशय शिक्षकों की पद स्थापना ई संवर्ग की शालाओं में तथा टी संवर्ग की अतिशय शिक्षक की पद स्थापना टी शालाओं के शालाओं में ही किया जाएगा। मतलब आप जिस स्कूल में हैं, चाहे आप टी वर्ग में हो या ई वर्ग में, जिस वर्ग में उसी स्कूल में आपका
जो नया पदस्थापना होगी, है ना, टी का ई में नहीं होगा, ना ई का टी में होगा। तो इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जिला स्तर पर पदस्थापना के पश्चात रिक्त स्थान न होने के कारण कुछ अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना शेष रह जाती है, तो उनकी सूची जो है संभाग आयुक्त संचालक को प्रेषित करेगा। संभाग आयुक्त जो है काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की कार्यवाही करेगा, ठीक है। और सहायक शिक्षक पद के लिए कैडर का, अतः इनकी पदस्थापना से बाहर नहीं होगी। इस तरह शिक्षक का पद संभाग कैडर का है, अतः इसकी पदस्थापना संभाग से बाहर नहीं होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, जो सहायक शिक्षक है उनका पदस्थापना जिला स्तर पर होगा, और जो शिक्षक है उनकी पदस्थापना जो है संभाग स्तर पर यहाँ पर युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम इसका डेट और तिथि वगैरह। अतिशय शिक्षकों की चिन्हांकन तो प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, जिस संख्या में यहाँ पर प्रधान पाठक शिक्षकीय पद हैं, अतः इनकी गणना शिक्षकीय पद के रूप में की जाएगी। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या को जोड़कर शिक्षक की गणना छात्र अनुपात में किया जाएगा। 60 या उससे कम प्रधान पाठक, एक सहायक शिक्षक रहेंगे। यदि 60 या उससे कम विद्यार्थी है प्राथमिक शाला में, तो प्रधान पाठक रहेगा या फिर एक शिक्षक रहेगा, मतलब 2 लोग रहेंगे। जो प्रधान पाठक कनिष्ठ होगा उसे अतिशय माना जाएगा, तथा जहाँ कोई भी घटना प्रधान पाठक पदस्थ नहीं है वहाँ उसको पदस्थ कर दिया जाएगा। और 60 से 90 जहाँ पर दर्ज संख्या है वहाँ प्रधान पाठक सहित 3 शिक्षक होंगे। और 91 से 120 की जहाँ दर्ज संख्या है वहाँ 4 शिक्षक होंगे। 121 से 150 तक की जहाँ दर्ज संख्या है अभ्यर्थियों की, वहाँ 5 शिक्षक होंगे। इस प्रकार आगामी वृद्धि भी पदस्थ जो शिक्षक है उसकी हिसाब से कार्यवाही किया जाएगा। शाला में पदस्थ कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर कनिष्ठ सहायक शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे, ठीक है। जो पदभार ग्रहण किए हैं आप शाला में, उसके सबसे जो लास्ट में जो अंतिम तिथि में जो कार्यभार ग्रहण किया है उसको कनिष्ठ माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी प्राथमिक विद्यालय जिनका युक्तिकरण नहीं किया गया है वहाँ दर्ज संख्या के अनुपात में सहायक शिक्षक अतिशेष है। विकासखंड स्तरीय समिति उनकी भी पृथक से सूची तैयार करेगी। पूर्व माध्यमिक शाला में भी वही प्रक्रिया यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा सब्जेक्ट वाइज भी हायर सेकेंडरी स्कूल का भी अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी आप देखेंगे। अब हम आ जाते हैं, प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। शालाओं का युक्तियुक्तकरण जो है यहाँ पर 20 अगस्त से शुरू हो रही है। शालाओं के युक्तियुक्तकरण के हेतु विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा शालाओं का चिन्हांकन जो है 20 अगस्त को किया जाएगा। जो हमने ऊपर में देखा है 20 अगस्त को चिन्हांकन होगा, और उसके बाद समिति जो है जिला स्तरीय समिति को 30 अगस्त तक प्रेषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जिला स्तरीय समिति जो है आपका लोक शिक्षण को वहाँ पर 4 सितंबर को भेज देगा। उसके पश्चात सूची परीक्षण कर शासन को 9 सितंबर को शासन को भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शासन जो है युक्तियुक्तकृत शालाओं को आदेश जारी कर देगा 16 सितंबर तक। अब देखिए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के विषय में है ना, शिक्षकों के युक्ति ऊपर जो शाला के विषय में था, नीचे हम देखें शिक्षकों के लिए 4 सितंबर से समिति जो है चिन्हांकित करेगा, और उसके पश्चात जिला स्तरीय समिति को 10 सितंबर तक प्रेषित कर देगा। जिला स्तरीय समिति जो है शिक्षकों के सूचीकार 20 से 25 सितंबर तक आपका सूची का परीक्षण करेगा। उसके पश्चात क्या करेगा, जिला स्तरीय समिति जो है पद स्थापना आदेश जारी कर देगा 3 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद में पद स्थापना आदेश जो है 7 अक्टूबर तक होगा, और संभागीय संयुक्त संचालक पद स्थापना उपरांत शेष जो अतिशेष व्याख्याता संचालक लोक शिक्षण द्वारा पद स्थापना आदेश 11 अक्टूबर को किया जाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। इसको और PDF को आप अच्छे से और देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से युक्तियुक्तकरण का दिशा निर्देश 2024 में इस तरह से जारी किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।